स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में क्लोज नंबर 2 से लेकर क्लोज नंबर 25 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें आपका क्लोज नंबर जो 11 है फ्रैंकिंग मशीन वाला टॉपिक वो नहीं रहेगा, उसके लिए अलग से वीडियो में करेंगे क्योंकि ये आपका बड़ा टॉपिक है और साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो अलग से उसको करेंगे। तो आज की वीडियो में क्लोज नंबर 2 से लेकर 25 तक सिवाय आपके क्लोज नंबर 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हु इज द हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास सीपीएमजी, पीएमजी, सुपरिटेंडेंट या फिर हेड पोस्ट मास्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? हेड ऑफिस का जो इंचार्ज होता है वो होता है हेड पोस्ट मास्टर, और सुपरिटेंडेंट जो होता है हेड ऑफ डिवीजन होता है। आपका जो मंडल रहेगा उसका प्रमुख कौन होता है? सुपरिटेंडेंट होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज इन दी चार्ज ऑफ, प्रथम श्रेणी का जो प्रधान डाकघर होता है उसका प्रभारी कौन होता है? सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर गैजेटेड ऑफिसर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा, गैजेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु कैन एक्सरसाइज ऑल दी पावर्स ऑफ अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेज, अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है? ऑप्शन है आपके पास गैजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में जो डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकने वाला अधिकारी है वो है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर, और वो एक गैजेटेड ऑफिसर भी होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, हु मे एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM एंड कीप देम ओपन ऑन संडे आल्सो। कौन किसी भी डाक घर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उन्हें रविवार के दिन भी खुला रख सकता है? किसके पास ये पावर होती है? सीपीएमजी, पीएमजी, डीजी या फिर सुपरिटेंडेंट। तो किसके पास होती है? महानिदेशक डाक, डायरेक्टर जनरल के पास होती है। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। क्वेश्चन आपके पास, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स वर्क डन इन नाइट पोस्ट ऑफिस, बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान रात्रिकालीन डाकघरों में कौन सा काम किया जाता है? बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, सेल आईपीओ, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अप टू 7 PM, ऑल दी अबव। तो जो बड़े हुए कामकाज के घंटे होते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस के, उनमें ये सभी काम किए जाते हैं। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? डी ऑप्शन से आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो होते हैं अकाउंट होते हैं उनमें डिपॉजिट भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ शाम के 7 बजे तक आईपीओ वगैरह बेचे जाते हैं और आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स वगैरह की बुकिंग की जाती है। वर्क विच इज नॉट डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, कार्य जो रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन नहीं किया जाता है। क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, डिलीवरी का काम, मनी ऑर्डर पेमेंट या फिर ऑल दी अबव। तो कौन सा काम नहीं किया जाता है? ये सभी काम नहीं किए जाते हैं। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपकी? डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर ओपन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो होते हैं रविवार और डाकघर छुट्टियों पर भी खुले रहते हैं। अब मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है? चल डाकघर जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे काम करते हैं उनको कहते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाकर काम कर रहे हैं उनको कहेंगे चल डाकघर या मोबाइल पोस्ट ऑफिस उनको कहा जाता है। तो क्या ये रविवार वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन खुले रहते हैं? ट्रू, फॉल्स या फिर कैन नॉट से, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आपके नाइट पोस्ट ऑफिसेज को छोड़कर बाकी जितने भी डाकघर होते हैं, सिर्फ डाकघरों की बात की गई है, आरएमएस ऑफिसेज की बात नहीं की गई है। बाकी जितने भी डाकघर होंगे नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर वो रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बंद रहते हैं। आगे चलते हैं, पिन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी या कब इसको पेश किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1 अक्टूबर 1854, तो ये वाला हमने पिछली वीडियो में किया था। आपके डाक जो विभाग है उसकी शुरुआत कब हुई या फिर जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में कब आया? तो 1 अक्टूबर 1854 को आया। आगे चलते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त ऑफ 1972, 15 अगस्त 1972 को। बी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, आईपीपीबी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब पेश किया गया था? तो इसको 2018 में पेश किया गया था। सी ऑप्शन से आ जाएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ 2 से लेकर 25 क्लोज तक नहीं आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट थे।
तो इसके लिए हम अलग से करेंगे, आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाएंगी। आगे चलते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर, कौन से चलते फिरते डाकघरों को मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति है? मद्रास, नागपुर, बोथ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इन दोनों डाकघरों को है तो कौन सी सही ऑप्शन आ जाएगी आपके पास? सी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी बुक्ड टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा लेख सेना डाक घर के पते पर बुक नहीं किया जा सकता है? स्पीड पोस्ट, वैल्यू पेबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर, रजिस्टर्ड आर्टिकल या फिर ऑल दी अबव। तो आप वैल्यू पेबल आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स को आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं कर सकते हैं। पिछली वीडियो में अभी क्या था, आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस क्या रहते हैं? 56 APO, 99 APO। तो वो वाले जो एड्रेस हैं उनके ऊपर आप वैल्यू पेबल आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स को बुक नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास एमडीजीज। एमडीजी क्या है? तो थ्योरी में मैंने बार बार ये बोला था कि ध्यान रखना, एमडीजी आपका हेड ऑफिस का प्रकार नहीं है। किसका प्रकार है? ऑप्शन है सब ऑफिस, फर्स्ट क्लास, हेड ऑफिस है या सब डिवीजन है। तो आपका मुख्य डाकघर, एमडीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मुख्य डाकघर। ये सब ऑफिस का टाइप है, उप डाकघर का ये प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिसेज डज नॉट ट्रांजैक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेसेस, निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता है? हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर जनरल पोस्ट ऑफिस। तो आपके जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, शाखा डाकघर होते हैं, ये सभी प्रकार के डाक व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। और आपके हेड ऑफिस, सब ऑफिस जो होते हैं, सभी प्रकार के पोस्टल बिजनेसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। Into how many classes are the post offices divided, डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 5। तो कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। सी ऑप्शन से आ जाएगी और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिसेज ऑल पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली क्लोज्ड ऑन, नाइट पोस्ट ऑफिस या रात्रिकालीन डाकघर को छोड़कर बाकी सभी डाकघर आम तौर पर कब बंद रहते हैं? संडे वाले दिन, पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा बोथ ए एंड बी। इन दोनों पर, संडे वाले दिन भी और पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन भी ये बंद रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर दी 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, डाकघरों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। हेड ऑफिस एमडीजी, ब्रांच ऑफिस। आगे आपके पास एचएसजी ऑफिस क्या होता है? हाई सिलेक्शन ग्रेड। फुल फॉर्म्स ध्यान रखनी है, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो डाकघरों की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। तो ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस, जो नाइट पोस्ट ऑफिस है या रात्रिकालीन डाकघर है, उसका क्या मतलब आ जाएगा? ऑप्शन है आपके पास। ए पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स ओवरनाइट, एक डाकघर जो रात भर काम करता है। और पोस्ट ऑफिस विच वर्क फ्रॉम 6 PM टू 12 PM, एक डाकघर जो शाम के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक काम करता है। आगे चलता हूँ। पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स अप टू 8:30 PM और नॉर्मल वर्किंग डेज। नॉर्मल वर्किंग डेज क्या होते हैं? मंडे टू आपके फ्राइडे। और आपके इज ओपन ऑन संडे एंड हॉलीडेज, आपके संडे वाले दिन भी और हॉलीडेज वाले दिन भी ये खुले रहते हैं। और साथ में नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी एक ऐसा डाकघर जो रात के 8:30 बजे तक काम करता है और साथ में संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रहता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज आर डिफाइंड इन विच क्लोज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस, अभी मैंने बोला क्या होते हैं? चल डाकघर। इनको डाकघर गाइड 1 के किस खंड में या किस क्लोज में परिभाषित किया गया है? क्लोज नंबर 3, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 4 या फिर क्लोज नंबर 5। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज नंबर, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा क्लोज नंबर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में 5-5, 6-6 पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी तरफ भी आपने विशेष ध्यान देना है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। मोबाइल पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 4 में डिफाइन किया गया है। नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर वर्क ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, रात्रिकालीन डाकघर रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन भी काम करते हैं। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है या कैन नॉट से आप कुछ कह नहीं सकते? इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नाइट पोस्ट ऑफिसेज, मोबाइल आपके जो रात्रिकालीन डाकघर होते हैं, रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन भी काम करते हैं। आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस हो या अन्य दूसरे तरह के जितने भी डाकघर होते हैं, रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बिल्कुल बंद रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज,
जो शाखा डाकघर होते हैं वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स, आपकी डाक का वितरण और प्रेषण। दूसरा, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, पंजीकृत लेखों की बुकिंग एंड पार्सल की बुकिंग। एक्सेप्टिंग ऑफ एसबी डिपॉजिट एंड इफेक्टिंग एसबी पेमेंट्स, और साथ में इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो कौन कौन से काम जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, शाखा डाकघरों में किए जाते हैं, तो ये सभी काम किए जाते हैं। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे डी ऑप्शन से आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, हमने क्या किया, कुछ ऐसे काम है जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं होते हैं। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं सभी प्रकार के पोस्टल बिजनेसेस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ये काम करते हैं, लेकिन ये सारा काम जो यहाँ पे दिया हुआ है ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस में वर्क अप टू, रात्रिकालीन डाकघर कितने बजे तक काम कर सकता है, 10 PM, 9:30 PM, 8:30 PM, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपके नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस विच फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज। डाकघर जो विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन से अलग अलग निश्चित बिंदुओं पर जाने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस, या फिर वैन पोस्ट ऑफिस। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ठीक है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या हो जाता है, चलते फिरते डाकघर उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर ऑफिसेज कॉल्ड सब एंड ब्रांच ऑफिसेज which have been placed under its account jurisdiction is called as। डाक घरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय जिसमें स्वयं, मतलब कि ये जो समूह है उसकी बात कर रहे हैं, ये स्वयं भी आता हो, और कई छोटे कार्यालय जिन्हें उप और शाखा डाकघर भी कहा जाता है, जिन्हें इसके खाता क्षेत्राधिकार में रखा गया हो, उसे क्या कहा जाएगा। तो एक डाकघरों का समूह है बोला गया, उस समूह में कौन है, ये खुद भी आता है जिसकी बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद छोटे डाकघर जिन्हें उप और शाखा डाकघर भी कहा जाता है, वो भी इसके लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार में आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उस मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाएगा, उस ग्रुप का जो मेन पोस्ट ऑफिस होगा। तो हेड पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा, सब पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, इनमें से कोई भी नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रधान डाकघर कहा जाता है, हेड पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड हॉलीडेज आर। रविवार और छुट्टियों के दिन रात्रि डाकघर के कामकाज के घंटे क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है 10 AM to 5 PM तक ये काम करते हैं, लेकिन इस तरह से जब पूछा जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा ए, 10 AM to 17 आवर्स। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। 12 के बाद अगर आप गिनना शुरू करें तो 17 कब आएंगे, 5 बजे आएंगे। तो इस तरह से ये रहता है, तो यहाँ पे आपकी ये ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन्ड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाक घरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खोला जाता है, 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे के लिए, 8 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ग्रामीण डाक सेवक के प्रभारी अधिकारी वाले डाकघर होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं। और शाखा डाकघरों को अधिकतम अवधि के लिए कितने समय के लिए खोला जा सकता है, 5 घंटों के लिए, और न्यूनतम 4 आवर्स के लिए। तो दोनों याद रखने हैं, मिनिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 5 आवर्स आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाय। डाक घर के कामकाज के घंटे आमतौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल, या फिर डायरेक्टर जनरल। तो किसके द्वारा किए जाते हैं, आमतौर पर पोस्ट ऑफिसेज के जो वर्किंग आवर्स होते हैं हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। Which clause of post office guide part 1 defined the night post office। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज में नाइट पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनको परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोज नंबर 3 में। क्लोज नंबर 4 में क्या आ जाएंगे, आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पोस्ट ऑफिसेज ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज इन ईयर, आउट ऑफ विच हाउ मैनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड कंपल्सरी इन ऑल सर्कल्स।
डाकघरों में एक वर्ष में 17 अवकाश मनाए जाते हैं, जिनमें से सभी सर्कलों में कितनी छुट्टियां अनिवार्य हैं? टोटल 17 हॉलीडेज हैं, उसमें से 14 हॉलीडेज ऐसी हैं जो सभी सर्कल में एक साथ मनाई जाती हैं, और 3 हॉलीडेज ऐसी होती हैं जो सर्कल टू सर्कल वेरी करती हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 14। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास डी आ जाएगा। टोटल 14 हॉलीडेज जो हैं सभी सर्कलों में कंपल्सरी है, सभी सर्कलों में अनिवार्य रूप से मनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नाइट पोस्ट ऑफिस विल ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन ऑथराइज्ड बाय। रात्रिकालीन डाकघर में वही काम किया जाएगा जो किसके द्वारा निर्धारित किया गया होगा? हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल या फिर डायरेक्टर जनरल। तो किसके द्वारा निर्धारित किया गया काम जो रात्रिकालीन डाकघर होते हैं वहां पे किया जाता है? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। तो यहाँ पे 29 की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी? आपके पास डी आ जाएगी। आगे चलते हैं, जनरली व्हाट आर दी बिजनेस आवर्स इन दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज ऑन सैटरडे फॉर इशू ऑफ मनी ऑर्डर्स, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक एंड सेविंग सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। आमतौर पर मनी ऑर्डर जारी करने, पोस्टल ऑर्डर की बिक्री और भुगतान, बचत बैंक और बचत प्रमाण पत्र लेन देन और टेलीफोन बिल के भुगतान के लिए शनिवार को मुख्य डाकघरों में व्यावसायिक घंटे क्या होते हैं? ध्यान रखना, आपके लिए सैटरडे अगर पूछा जाएगा तो अलग वर्किंग आवर्स रहेंगे। नॉर्मल वीकडेज आपके मंडे टू फ्राइडे के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें अलग रहेंगे। तो नॉर्मल वीकडेज की अगर यहाँ पे बात की गई होती तो 5 आवर्स के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे किसके लिए पूछा गया है? सैटरडे के लिए पूछा गया, शनिवार वाले दिन की बात की गई है। फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स या फिर फॉर 3 आवर्स ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास? इसका सही आंसर आएगा सी, फॉर 3 आवर्स सैटरडे वाले दिन ये सारा काम 3 घंटों के लिए किया जाता है और दोपहर के 1 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। नॉर्मल वीकडेज की बात करें तो यही काम जो है 5 घंटों के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी इन। पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार और पोस्ट ऑफिस अवकाश पर बिना किसी विलंब शुल्क के भुगतान के कहाँ स्वीकार किए जाते हैं? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑल दी अबव। तो इन सभी में आपके जो क्या होते हैं, आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो पैकेट होते हैं उनको रविवार वाले दिन और पोस्ट ऑफिस छुट्टियों वाले दिन भी बिना किसी विलंब शुल्क के प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, आरएमएस ऑफिस में और नाइट पोस्ट ऑफिस में स्वीकार कर लिया जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इन विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डिस्क्राइब द टाइमिंग फॉर वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। हम पढ़ते हैं कि जो डाकघरों के कामकाज के घंटे होते हैं जनरली उनको हेड ऑफ सर्कल के द्वारा फिक्स किया जाता है। अब हेड ऑफ सर्कल जो है उनको अपनी मर्जी से फिक्स नहीं करता है, अपनी मर्जी से निर्धारित नहीं करता है। वो किसके अनुसार करता है? वो करता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 के अनुसार। तो यहाँ पे 32 की जो सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो टाइमिंग फिक्स की जाती है, वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 के अनुसार किए जाते हैं। आगे चलते हैं, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑन विच द प्रेस्क्राइब्ड लेट फी इज पेड ड्यूरिंग सर्टेन स्पेसिफिक आवर्स। पत्र की पोस्टिंग के लिए कहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिन पर कुछ विशिष्ट घंटों के दौरान निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान किया जाता है? इन दी लेटर बॉक्सेस एट आरएमएस ऑफिस, इन दी लेटर बॉक्सेस एट सिलेक्टेड ऑफिसेज, इन दी लेटर बॉक्सेस ऑफ दी मेल बैंड्स ऑफ आरएमएस या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। इन सभी में आपको ऐसे लेटर्स को पोस्ट करने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनरली व्हाट आर दी बिजनेस आवर्स इन दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज और नॉर्मल वीकडेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पर संदर्भ और पूछताछ के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में मुख्य डाकघरों में व्यावसायिक घंटे क्या होते हैं? किसके लिए? रेफरेंस और इंक्वायरीज के लिए। नॉर्मल जो वर्किंग डेज होते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज में वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं? फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स, फॉर 3 आवर्स या फिर ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान ये वाला काम होता है रेफरेंस एंड इंक्वायरीज वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जनरली व्हाट आर दी बिजनेस आवर्स इन दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज ऑन सैटरडे फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वैल्यू पेबल आर्टिकल्स पार्सल्स। आमतौर पर मुख्य डाकघरों में शनिवार को मूल्य दे लेख पार्सल
सहित पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए व्यावसायिक घंटे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, या फिर ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो नॉर्मल अगर वीक डेज की बात करें तो 6 to 7 आवर्स रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे किसके लिए पूछा गया, सैटरडे के लिए। अब सैटरडे के लिए यही काम आपका 5 घंटों के लिए किया जाता है और दोपहर के 3 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर अबाउट 3 आवर्स मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, यूजली फॉर अबाउट 5 आवर्स, 5 घंटों के लिए आमतौर पर यह किया जाता है शनिवार वाले दिन, और नॉर्मल वीक डेज में 6 to 7 आवर्स के लिए किया जाएगा। मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन, मशीन फ्रैंक वाले लेखों को कहाँ पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इन दी पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स, आपके पोस्ट ऑफिस के जो लेटर बॉक्स होते हैं उनमें, मेल बैन के लेटर बॉक्सेस में, बोथ दी ववी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, आपके पास सी आ जाएगा। इनमें आपको कभी भी जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स होते हैं उनको लेटर बॉक्सेस में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो चाहे मेल बैन के लेटर बॉक्सेस हो। तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, लेटर बॉक्सेस और पोस्ट बॉक्सेस में फ़र्क होता है। लेटर बॉक्सेस क्या होते हैं, जिनमें डालकर आप लेखों को पोस्ट करते हैं, और पोस्ट बॉक्स क्या होते हैं, जिनके माध्यम से लेखों का वितरण किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, दी पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू, डाक घरों के सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे किसके संबंध में तय किए जाते हैं, लोकल कन्वीनियंस, अराइवल टाइमिंग ऑफ द मेल, डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल। तो ऑप्शंस है आपके पास ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, इनमें से कोई भी नहीं। तो इन तीनों के आधार पर किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो कामकाज के घंटे होते हैं, पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं, उनको किसके संबंध में तय किया जाता है, लोकल कन्वीनियंस, अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, दी वर्किंग आवर्स ऑफ दी पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाई, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। डाकघर के जो कामकाज के घंटे होते हैं आमतौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। किसके द्वारा किए जाते हैं, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा किए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आवर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस शोज, डाकघर और आरएमएस कार्यालय के कामकाज के जो घंटे होते हैं वो क्या चीज़ दर्शाते हैं। द डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी रिसीव्ड ओनली, केवल प्राप्त होने वाले थैलों का विवरण। द डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी डिस्पैच, या फिर भेजे जाने वाले थैलों का विवरण। ओपनिंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस, डाकघर और आरएमएस कार्यालयों के खुलने का समय। आगे चलते हैं, द आवर्स ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक एंड टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच, वह घंटे जिसके दौरान जनता के साथ कारोबार किया जाता है या लेन देन किया जाता है, और जिस समय डाक का वितरण किया जाता है और साथ में प्रेषण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी डाकघर के या आरएमएस कार्यालय के जो बिजनेस आवर्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, वह समय जिसके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाता है और वह समय जिसके दौरान डाक को प्रेषित किया जाता है और साथ में उसका वितरण किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहां पे आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, दी वर्क विच इज डन फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स ऑन नॉर्मल वीक डेज, जो कार्य सामान्य सप्ताह के दिनों में लगभग 6 से 7 घंटों के लिए किया जाता है। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स, पंजीकृत और बीमित लेखों की बुकिंग, बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल्स एंड पार्सल्स, मूल्य दे लेखों और पार्सलों की बुकिंग, बुकिंग ऑफ टीएमओ, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर अभी तो नहीं होते हैं लेकिन कर लेने या पूछा जा सकता है ऑल दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये सारा काम जो है 6 to 7 आवर्स के लिए किया जाता है नॉर्मल वीक डेज में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या आ जाएगी, आपके पास डी आ जाएगी। सैटरडे वाले दिन यही काम 5 घंटों के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, आपके पास बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वीपी आर्टिकल्स और पार्सल्स इन पोस्ट ऑफिस इज डन अप टू ऑन सैटरडे, डाकघर में पंजीकृत एवं बीमित वस्तुओं तथा आपके वीपी वस्तुओं और साथ में पार्सलों की बुकिंग शनिवार को कब तक की जाती है। तो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, नॉर्मल वीक डेज की बात करें 6 to 7 आवर्स, सैटरडे वाले दिन यही काम जो है 5 घंटों के लिए किया जाता है और कब इसको बंद कर दिया जाता है, शाम के 3 बजे बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच आवर ऑफ एवरी पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस आर क्लियरली नोटिफाइड, प्रत्येक डाकघर या आरएमएस कार्यालय के कौन कौन से घंटे स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद पब्लिक, जिस समय जनता के साथ लेन देन किया जाता है। टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच्ड, जिस समय डाक का वितरण और प्रेषण किया जाता है। बोथ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। कौन कौन से समय को, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस या आरएमएस के कामकाज के घंटे होते हैं, उनमें से किन घंटों को क्लियरली नोटिफाई किया जाता है, स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। वह समय जिसके दौरान जनता के साथ लेन देन किया जाता है और साथ में जिस समय डाक का वितरण और प्रेषण किया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। विच इज नॉट दी पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर अवकाश नहीं है, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, टीचर्स डे या फिर महावीर जयंती। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, टीचर्स डे। क्या शिक्षक दिवस जो है डाकघर अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, लेट फीस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इस पंजीकृत लेख की पोस्टिंग के लिए जो विलंब शुल्क है वो कितने ऑप्शन है आपके पास, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये या फिर 1 रुपये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा 3 रुपये। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए कितना है, 2 रुपये है। अगला क्वेश्चन आपके पास, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज कंपल्सरी इन बीच ऑफ दी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, किस आधिकारिक डाक लेख के लिए डाक का पूर्व भुगतान अनिवार्य है, लेटर, पार्सल, पैकेट या फिर पोस्ट कार्ड। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा पार्सल के लिए। जो आपके ऑफिशियल पार्सल्स होते हैं उनके लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी कि डाक शुल्क जो होता है उसका आपको पूरी तरह से भुगतान करना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ही उसको भेजा जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। आगे चलते हैं, दी फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर, नकद में डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा कुछ शर्तों के साथ किसके लिए उपलब्ध है, लेटर्स, इनलाइन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट्स के लिए है या फिर अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए है। तो इन सभी के लिए है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन से आ जाएगी। तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली जो सुविधा है कुछ शर्तों के साथ, इन सभी के लिए लेटर्स है, इनलाइन लेटर कार्ड है, आपके पोस्ट कार्ड है, पैकेट है और अनरजिस्टर्ड पार्सल है, इन सभी के लिए अवेलेबल रहेगी। Which of the following articles of post office bears embossed stamps? डाक घर के निम्नलिखित में से किस लेख पर उभरे हुए डाक टिकट होते हैं। अब एम्बोस्ड स्टैम्प्स या उभरे हुए डाक टिकट क्या होते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपने एनवल्प देखे होंगे 5 रुपए वाले, उसके ऊपर पहले से ही क्या होती है, एक डाक टिकट लगी हुई होती है। वो लगी हुई नहीं होती है, उसके बीच में ही छापी गई होती है, उसको कहते हैं उभरे हुए डाक टिकट या फिर एम्बोस्ड स्टैम्प्स उनको कहा जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेशनरी होती है जिसमें पोस्ट ऑफिस में क्या होती है, एम्बोस्ड स्टैम्प्स लगी होती है, पोस्ट कार्ड है, इनलाइन लेटर कार्ड है, एनवल्प है या ऑल दी अबव। तो सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जो पोस्ट ऑफिस में एनवल्प प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इनलाइन लेटर कार्ड होते हैं या पोस्ट कार्ड होते हैं, उनके ऊपर पहले से ही निर्धारित मूल्य वर्ग के डाक टिकट उभरे हुए होते हैं। डी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग ऑफ द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। तो कौन कौन से लेखों को उन पर देय डाक कर लगाने के उद्देश्य से रोका जा सकता है। फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल्स, पूरी तरह से भुगतान किए हुए लेख, अनपेड आर्टिकल्स, अवैतनिक लेख या ऐसे लेख जिनके ऊपर आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया है, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स, आधे अधूरे भुगतान वाले लेख। तो किन लेखों को रोका जा सकता है, आपके सेकंड और थर्ड को रोका जा सकता है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से ही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प इज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ, डाक घर द्वारा प्रदान किए जाने वाले या उपलब्ध करवाए जाने वाले विशेष पंजीकरण वाले जो लिफाफे होते हैं, किसके प्रसारण के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, बोथ एंड भी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या उनका प्रसारण करने के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। निम्नलिखित में से किन लेखों को अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। फुली प्रीपेड आर्टिकल्स, पूरी तरह से भुगतान किए हुए लेख, अनपेड आर्टिकल्स, अवैतनिक लेख या फिर इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स। अनसफिशिएंटली पेड यानी कि जिनके ऊपर आपने पोस्टेज चार्जेस आधे अधूरे दिए, जैसे 5 रुपये लगने थे आपने सिर्फ 3 रुपये या 2 रुपये दिए, तो वो क्या हो जाते हैं, इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो कौन से लेखों को अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रसारण में अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, आपके अनपेड आर्टिकल्स और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स होते हैं। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से ही आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इज एक्सेप्टेड इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स इन स्मॉल सिटीज। छोटे शहरों में कम से कम कितने डाक लेखों को पोस्ट करने पर डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा आपको दी जाएगी? 200, 250, 300 या फिर 500। तो वहाँ पे क्या इसका सही आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा। और बड़े शहरों में कितना हो जाएगा? बड़े शहरों में 500, आपके जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे 250 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर। नकली टिकटों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना निषिद्ध है और यह किसके तहत एक दंडनीय अपराध है? ऑप्शंस आपके पास, सेक्शन नंबर 263A ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम की धारा 263 है। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 263B ऑफ द पोस्टल वॉल्यूम, डाक खंड की धारा 263B, सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 263 है। तो किसी भी तरह से आप डाक टिकटों का निर्माण करते हैं, नकली डाक टिकटों का निर्माण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत दंडनीय अपराध है। उसमें आपको सजा हो सकती है। सी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भाई प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज डिजायरेबल, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता क्यों है? अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन। अवैतनिक जो वस्तुएं होती हैं उनको प्रसारण में कोई भी अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। अनपेड आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू। अवैतनिक जो लेख होते हैं उन पर देय डाक शुल्क पर कर लगाने के उद्देश्य से, जो भी देय डाक शुल्क है उसको पूरा करने के उद्देश्य से उनको रोका जा सकता है। अनपेड आर्टिकल आर नॉट इशूड अलोंग विद स्पेशल डिलीवरीज, विशेष वितरण के साथ अवैतनिक वस्तुएं जारी नहीं की जाती है। तो प्री पेमेंट क्यों वांछनीयता है? प्री पेमेंट की या डाक शुल्क का पूरा भुगतान जो है क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें उसके साथ हो सकती हैं। उनको एक तो प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, दूसरा उनको उनके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस ड्यू है, मतलब कि जो भी देय डाक शुल्क है उसको लगाने के उद्देश्य से उनको रोका जा सकता है, और दूसरी जो स्पेशल डिलीवरीज होती हैं उनके साथ इनको वितरण करने के लिए जारी नहीं किया जाता है। तो ये सारी आपको इसमें क्या हो जाएंगे? नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए डाक का पूरा भुगतान जो है वो वांछनीय होता है कि आप कर दें तो आपके लिए बढ़िया रहता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑथराइज्ड टू इशू सैंक्शन फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक के पूरा भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ऑप्शन इसमें है आपके पास, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ द सर्कल, हेड ऑफ द डिवीजन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? हेड ऑफ द सर्कल आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द फ्लैटली ब्यूरो, डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं आपके पास, इट इज टू काटर द नीड्स ऑफ फ्लैट लिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स, या डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और स्टैम्प संग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इट इज टू अवॉइड हैवी रश इन दी नॉर्मल काउंटर्स, या सामान्य काउंटरों में भारी भीड़ से बचने के लिए है। बोथ दी अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्लैटली ब्यूरो जो होते हैं इनको स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? इट इज टू काटर द नीड ऑफ फ्लैट लिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स, या डाक टिकट जो संग्रहकर्ता होते हैं या फिर स्टैम्प संग्राहक जो होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके पास, मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस आर। अब डाक शुल्क का जो भुगतान किया जाता है उसके लिए आपके पास कौन कौन से साधन है? पोस्टेज स्टैम्प्स, एम्बोस्ड स्टैम्प्स, फ्रैंकिंग इंप्रेशन, या फिर रेवेन्यू स्टैम्प। अब देखो आपके पास जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं, राजस्व टिकट होते हैं, उनका प्रयोग कभी भी डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन सी बच जाएंगी आपके पास? पोस्टेज स्टैम्प्स बच जाएंगी, एम्बोस्ड स्टैम्प्स और फ्रैंकिंग इंप्रेशन। तो इन सभी का प्रयोग आप डाक शुल्क के भुगतान में कर सकते हैं। कौन सी ऑप्शन से जाएगी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, रेवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड बाय, राजस्व टिकटें जो होती हैं किसके द्वारा जारी की जाती हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, करेंसी डिपार्टमेंट, या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट। तो किसके द्वारा जो राजस्व टिकटें होती हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा केवल इनको बेचने का काम किया जाता है। पोस्टल स्टैम्प जो होती है उनको डाकघर के द्वारा इशू किया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के भुगतान के लिए किन टिकटों का उपयोग किया जाता है? रेवेन्यू स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, बोथ दिया इनमें से कोई भी नहीं। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया कि रेवेन्यू स्टैम्प्स जो होती हैं इनका प्रयोग डाक शुल्क के भुगतान
के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। डाक टिकट या पोस्टल स्टैंप्स जो होते हैं उनका प्रयोग डाक शुल्क के भुगतान में किया जा सकता है। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फ्लैटली आर एग्जीक्यूटेड एट, डाक टिकट संग्रह के जो विदेशी आदेश होते हैं उनको कहाँ पे निष्पादित किया जाता है, दिल्ली जीपीओ, बॉम्बे जीपीओ, कोलकाता जीपीओ या फिर ऑल दी अबव। तो कहाँ पे किया जाता है, बॉम्बे जीपीओ में किया जाता है। तो कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस बट सोवर इज प्रोहिबिटेड एंड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 263A ऑफ द, किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक टिकटों का निर्माण और उपयोग करना निषिद्ध है और यह किसकी धारा 263A के तहत एक अपराध माना जाएगा। पहले हमने क्वेश्चन कर लिया इंडियन पैनल कोड की धारा, और कौन सी धारा 1860। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द स्टैम्प्स विच आर नॉट अलाउड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के भुगतान में जिन डाक टिकटों की अनुमति नहीं है वो कौन कौन सी हैं, ओब्लिटरेटेड, डिफेस्ड, कट या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, ऑल दी अबव। इन सभी के लिए, ठीक है, इन सभी का उपयोग आप डाक शुल्क के भुगतान में नहीं कर सकते। ओब्लिटरेटेड जो आपकी स्टैम्प्स हैं, डिफेस्ड जो विरूपित कर दी गई हैं, और साथ में कट आप मतलब जो कट हो चुकी हैं, बीच में से फट गई हैं, इस तरह की किसी भी डाक टिकट का प्रयोग आप डाक शुल्क के भुगतान में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, होएवर रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प्स अलाउड फॉर इलुस्ट्रेशन पर्पसेस इन अ फ्लैटली पब्लिकेशन ओनली इन, हालांकि केवल डाक टिकट प्रकाशन में दृष्टांत उद्देश्यों के लिए टिकटों के पुनरुत्पादन की अनुमति किस रंग में है। तो रेड कलर में, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में या फिर ऑरेंज कलर में। तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अभी हमने ऊपर किया कि किसी भी आप पर्पस के लिए नकली डाक टिकटों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही उनका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है भाई, केवल डाक टिकट प्रकाशन के लिए, ठीक है, उनके दृष्टांत उद्देश्यों के लिए इनका पुनरुत्पादन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ब्लैक कलर में ये होने चाहिए, इसके अलावा इनको प्रोहिबिट माना जाएगा। एवरी लेटर और पार्सल स्टैम्प्ड विद एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसेज विच आर, प्रत्येक पत्र, पार्सल या पैकेट पर, ठीक है, इसमें पैकेट भी कर लेना। एवरी लेटर, पार्सल और पैकेट स्टैम्प्ड विद एट लीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज, 2 पोस्ट ऑफिसेज, और दो डाकघरों की डेट स्टैंप, दिनांक मोहर के साथ इनके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। और ये 2 डाकघर जो है कम से कम कौन कौन से हो जाएंगे, बुकिंग पोस्ट ऑफिस एंड डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, बुकिंग पोस्ट ऑफिस एंड ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस एंड हेड ऑफिस, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस एंड हेड ऑफिस। डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जिस भी डाकघर का पता डिलीवरी कार्यालय के रूप में लिखा गया होता है किसी भी लेख के ऊपर, भाई उस लेख का क्या हो जाता है, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस हो जाता है। तो किसी भी पत्र, पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए। और ये 2 डाकघर कौन से हो जाएंगे, एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस जहां से लेख को बुक किया जाता है, और दूसरा उसका डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस जहां से उस लेख का वितरण किया जाना हो। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, डाकघर निम्नलिखित में ऐसे किसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, फ्रेजाइल आर्टिकल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो पोस्ट ऑफिस जो होता है ये आपके फ्रेजाइल आर्टिकल, जो नाजुक वस्तुएं होती हैं, उनके लिए जिम्मेदार नहीं होता। आप किसी भी लेख के अंदर कोई भी ऐसा सामान भेजते हैं जो नाजुक है, अब वो पोस्ट ऑफिस में जाते टाइम ट्रांसमिशन के दौरान कहीं टूट जाता है या उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। When wax cloth is used for the protection of letter, packet, parcel, then जब भी पत्र, पैकेट या पार्सल की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है तो used as an inside cover, इसे आंतरिक आवरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। used as an outside cover, इसे बाहरी आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। use as senders, विप्रेषक की इच्छा के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। कैन नॉट यूज, तो जब भी किसी पत्र, पैकेट या पार्सल की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का प्रयोग किया जाता है, वैक्स क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है, इसको हमेशा यूज्ड एज एन इनसाइड कवर, आंतरिक आवरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग पेपर सिक्योरली फास्टेंड आउटसाइड दी वैक्स क्लॉथ टू रिसीव, पर्याप्त रूप से मजबूत कागज क्या प्राप्त करने के लिए मोम के कपड़े के बाहर सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए। इंप्रेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, डेट स्टैंप, पोस्ट ऑफिस दिनांक मोहर छाप जो होती है, पोस्ट ऑफिस आपकी जो स्टैंप्स होती हैं, डाक टिकट उसके ऊपर लगाए जाते हैं डाक शुल्क के भुगतान के लिए। टू प्रोटेक्ट दी वैक्स क्लॉथ या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा।
तो जब भी आप मोम के कपड़े का प्रयोग करते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है उसके बाहर आप सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग पेपर लगा देंगे, ठीक है, एक आप मजबूत कागज उसके बाहर चिपकाएंगे। क्यों चिपकाएंगे? ताकि पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी लेख के ऊपर जो डेट स्टैंप लगाई जानी है वो लगाई जा सके। दूसरा, डाक टिकटों का जो प्रयोग किया जाता है डाक शुल्क के भुगतान के लिए, उनको चिपकाया जा सके। तो इसलिए मोम के कपड़े के बाहर आपको मजबूत कागज बांध देना चाहिए या चिपका देना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कॉइन्स, ज्वेलरी, करेंसी और बैंक नोट्स, बुलियन, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स कैन बी सेंट बाय ओनली। सिक्के, आभूषण, मुद्रा या बैंक नोट, बुलियन, सोने और चांदी के लिए कीमती पत्थर केवल किसके द्वारा भेजे जा सकते हैं? रजिस्टर्ड पोस्ट। आगे आपके रजिस्टर्ड पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इंश्योर्ड पोस्ट। तो इस तरह का कोई भी सामान भेजना है जो कीमती सामान है उसको हमेशा इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से, बीमित डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी। Which articles cannot be posted in लेटर बॉक्सेस? किन लेखों को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके पास मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स, अनरजिस्टर्ड अनपेड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या फिर ऑल दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सबसे पहले मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया कि इनको आप लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरे आपके अनपेड आर्टिकल, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को आप पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्सेस में डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके वो अवैतनिक नहीं होने चाहिए, पूरी तरह से उनका भुगतान किया गया होना चाहिए। और साथ में पंजीकृत लेख जो होते हैं इनको तो हमेशा आपको डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए, तो इनको भी आप लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है आपके पास। एक्सप्रेशन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर मीन्स, अभिव्यक्ति सोने या चांदी के लेख का क्या अर्थ है? आर्टिकल्स मेड होली विद गोल्ड और सिल्वर, पूरी तरह से सोने या चांदी से बनी वस्तुएं। आर्टिकल्स मेड पार्शली विद गोल्ड और सिल्वर, आंशिक रूप से सोने या चांदी से बनी वस्तुएं। कोइंस और एंड इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेड गुड्स, सिक्के या इलेक्ट्रो यानी मढ़वाया गया सामान, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, सोने या चांदी के लेखों में क्या चीज शामिल हो जाती है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। आर्टिकल्स मेड होली और पार्शली विद गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से किया हुआ कि आर्टिकल्स मेड होली और पार्शली विद गोल्ड और सिल्वर, ऐसे लेख जो पूरी तरह से आंशिक रूप से सोने या चांदी से बने हुए हों, लेकिन सिक्के या इलेक्ट्रो या अन्य इस तरह का कोई भी सामान इसमें नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्रेशन कॉइन डज नॉट इंक्लूड, अभिव्यक्ति सिक्का में क्या शामिल नहीं है? रुपी कॉइन, सोने का रुपए का सिक्का, गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, कट काउंटरफीट कॉइन रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिनट, मुद्रा विभाग और टकसालों की ओर से भेजे गए नकली सिक्कों की काटें, या ऑल दी अबव। तो कॉइन शब्द में क्या चीजें शामिल नहीं होती है? कट काउंटरफीट कॉइन्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिनट, मुद्रा विभाग और टकसालों की ओर से भेजे गए नकली सिक्कों की कांटे कॉइन्स शब्द में नहीं आता है। रुपी कॉइन, गोल्ड कॉइन इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच आर्टिकल कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से लेख का वितरण किया जा सकता है? टैक्स्ड आर्टिकल, कर लगाया हुआ लेख, फुली प्रीपेड, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, पूरी तरह से प्रीपेड अपंजीकृत लेख, इनसफिशिएंटली पेड, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, अपर्याप्त भुगतान वाले अपंजीकृत लेख, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? कौन से लेख जो है जिनका आप वितरण जो है पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं? तो फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पूरा कर लेना ऑफ लेटर मेल, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेखों का वितरण ही केवल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। अब ध्यान रखना, अपंजीकृत पार्सल होगा उसका वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। कोई भी टेक्स्ट आर्टिकल होगा उसका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड, वीपी, मनी ऑर्डर, इनका तो नहीं किया जाता है। और उसके बाद कोई भी इनसफिशिएंटली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उसका वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 17 एक्सप्रेशन ज्वेलरी मीन्स, तो क्लॉज नंबर 17 के अनुसार अभिव्यक्ति आभूषण का क्या अर्थ है? बाचिस दी केसेस ऑफ विच आर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से सोने, चांदी या प्लेटिनम से बने होते हैं। दूसरा, बाचिस दी केसेस ऑफ विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, घड़ियां जिनके खोल मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम के बने होते हैं। ओनली गोल्ड थिंग्स, केवल सोने की चीजें, या फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब ज्वेलरी में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? बाचिस दी केसेस ऑफ विच आर एंटायरली और मेनली कंपोज्ड ऑफ
गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम बैग। घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम के बने होते हैं वो किस में आ जाएंगे? ज्वेलरी शब्द में आ जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास? डी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर ओनली आर यूज्ड फॉर, केवल पत्रों के लिए चिन्हित किए गए लेटर बॉक्स का प्रयोग किसकी पोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? अब कुछ एक आपके लेटर बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनके बाहर क्या लिखा होता है? फॉर लेटर्स ओनली। ये वाले वर्ड्स अगर उसके ऊपर लिखे हुए हैं तो आप उसमें कौन से लेखों को पोस्ट कर सकते हैं? लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड है, बोथ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें लेटर्स और पोस्ट कार्ड दोनों तरह के लेखों को पोस्ट किया जा सकता है। इसी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, स्पेशल लेटर बॉक्सेस प्रोवाइडेड इन सिटीज फॉर पोस्टिंग ऑफ मेल आर्टिकल्स और क्विक मेल सर्विस आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर। हवाई डाक लेख या क्विक मेल सर्विस लेखों की पोस्टिंग के लिए शहरों में उपलब्ध करवाए गए विशेष लेटर बॉक्सेस का प्रयोग किसकी पोस्टिंग के लिए किया जाता है? ओनली फॉर एयरमेल एंड क्यूएमएस आर्टिकल्स, केवल क्यूएमएस और एयरमेल आर्टिकल्स के लिए। ओनली फॉर फॉरेन आर्टिकल्स, बोथ दी अबव, या इनमें से कोई भी लेख आप पोस्ट कर सकते हैं। सही आंसर आपके पास क्या आएगा? ओनली फॉर एयरमेल आर्टिकल्स और क्यूएमएस आर्टिकल्स, क्विक मेल सर्विस वाले और जो एयरमेल आर्टिकल्स होते हैं केवल उनका प्रयोग ही, उनको ही आप पोस्ट कर सकते हैं। क्यूएमएस और आपके एयरमेल आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए जो स्पेशल लेटर बॉक्सेस सिटीज में या शहरों में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ अदर आर्टिकल्स पोस्टेड इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस फॉर विच दे कैन नॉट बी यूज्ड पोस्टिंग ऑफ सच आर्टिकल्स देन, यदि अन्य लेख विशेष लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं जिनको ऐसे लेखों को पोस्ट करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके फॉर लेटर्स ओनली वाले उसमें आप लेटर्स और पोस्ट कार्ड ही डाल सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई अन्य लेख डाल देते हैं इनके अलावा, तो क्या किया जाएगा? लायबल टू डिटेंशन, उसको रोक लिया जाएगा, आरएलओ को भेजा जाएगा, सेंडर को, प्रेषक को वापिस किया जाएगा, या फिर इनमें से कुछ भी किया जा सकता है। इसका आंसर क्या जाएगा? लायबल टू डिटेंशन, हिरासत के लिए वो उत्तरदायी हो जाएंगे। ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, इफ नॉट यूज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स, यदि डाक टिकटों की न्यूनतम संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? इंक्रीज दी वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर का काम बढ़ जाएगा। क्यों काम बढ़ जाएगा? क्योंकि उन्हें सभी डाक टिकट जो है वो कैंसिल करने पड़ेंगे, उनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ जाता है। वेस्ट वैल्यूएबल स्टैंप पेपर एंड प्रिंट चार्जेस, कीमती स्टैंप पेपर और प्रिंट शुल्क की बर्बादी होती है। बोथ दी अबव, इट्स फॉल्स। अब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? बोथ दी अबव आ जाएगा। अब देखो, अब कुछ होते हैं छोटे डाकघर, वहां पे डेली में मान लीजिए 5 या 10 आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता है। अब कुछ होते हैं बड़े डाकघर जहां पे एक दिन में 1,000 2,000 आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता है। अब वहां पे अगर एक आर्टिकल के ऊपर डाक टिकटों को आपको गिनना पड़े, बार बार गिनना पड़े, या फिर उनको गिनने में टाइम लगे, तो क्या हो रहा है? वहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है और पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप कम डाक टिकटों का प्रयोग नहीं करते हैं तो पोस्ट ऑफिस का काम बढ़ेगा। दूसरा, कीमती स्टैंप पेपर और प्रिंट शुल्क की बर्बादी होगी। इसका मतलब सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस एक्सप्लेन इन विच क्लोज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, विशेष लेटर बॉक्स में पोस्टिंग को पोस्ट ऑफिस गाइड भाग के एक किस क्लोज में समझाया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास 20, 19, 18 या फिर 17। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। क्लोज नंबर 19 में इनके बारे में बताया गया है। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स कम्स अंडर बिच क्लोज, सिक्कों की पोस्टिंग किस धारा के अंतर्गत आती है? तो पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स आपके पास क्लोज नंबर 17 में आ जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही आ जाएगी। बिजनेस आवर्स आर एक्सप्लेन्ड इन विच क्लोज, व्यावसायिक घंटों को किस खंड में समझाया गया है या किस क्लोज में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। बिजनेस आवर्स जो होते हैं वो क्लोज नंबर 5 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में उनके बारे में बताया गया है। The public are advised not to use for seal outside registered letters and packets except when such seal are necessary for the protection of the articles to which they are applied। जनता को यह सलाह दी जाती है कि वे अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए किसका प्रयोग ना करें जब तक कि ऐसी सील उन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। अगर आवश्यक है तब तो ठीक है, अगर आवश्यक नहीं है तो क्या नहीं यूज़ करना चाहिए? गम, स्टिकर, सीलिंग बैग्स या ऑल दी अबव। तो उनको सलाह दी जाती है कि वो सीलिंग बैग्स का प्रयोग ना करें अगर उसकी आवश्यकता नहीं है। स्पेशल आपके जो रजिस्टर्ड, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स आएगा, ठीक है, अनरजिस्टर्ड कर लेना, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स आएगा, अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स की बात यहाँ पे की गई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है आपके पास।
विच ऑफ दी फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी सेंड बाई इनलैंड पोस्ट इंश्योर्ड ओनली, निम्नलिखित में से कौन सा सामान अंतर्देशीय बीमित डाक द्वारा ही भेजा जा सकता है। हमने ऊपर भी किया कि कौन से ऐसे लेख होते हैं जिनकी केवल आप इंश्योरेंस करवाकर उनको इनलैंड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। कॉइन्स हैं, बुलियंस हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, करेंसी और बैंक नोट। सो इन सभी को, अगर इनको आप इनमें से कोई भी सामान अगर डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस इनकी करवानी पड़ेगी। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी। What is the risk of sending articles of value in unregistered letter or unregistered parcel? अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में मूल्यवान लेखों को भेजने का क्या जोखिम रहता है? सेंडर रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी, प्रेषक अपनी संपत्ति खो सकता है। इट एक्सपोजेस टू टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पास, यह हर एक उस व्यक्ति को प्रलोभन देगा जिसके हाथों से लेख गुजरेगा। बोथ हैंड भी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई भी मूल्यवान वस्तु है उसको भेज देते हैं और अनरजिस्टर्ड लेटर या अनरजिस्टर्ड पार्सल में डाल के, अब क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है, कोई स्पेशल ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जो आपने मूल्यवान संपत्ति भेजी है वो आप खो सकते हैं। दूसरा, जिसके हाथों से लेख गुजरेगा वो ये सोच सकता है कि क्यों ना मैं इसमें से इसको निकालूं क्योंकि इसका कौन सा कोई रिकॉर्ड है। तो ये इस तरह से आपके पास हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 83, स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन द आर्टिकल एट, लेख पर डाक टिकट कहाँ चिपकाए जाने से? लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर या फिर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। तो कहाँ पे चिपकाए जाने से बी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। जब भी कोई आपका डाक लेख होता है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए आपके प्रेषक का पता लिखा जाएगा, यहाँ पे आपके किसका, प्राप्तकर्ता का पता। ये वाला राइट हैंड टॉप कॉर्नर, क्या आपके दाहिने हाथ का शीर्ष कोना, यहाँ पे डाक टिकट चिपकाए जाएंगे। तो इस तरह से रहता है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। आगे चलते हैं, स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज स्टैम्प्स अफिक्स्ड ऑन दी पोस्टल आर्टिकल, डाक वस्तु पर चिपकाए गए टिकटों के अलावा जो अन्य टिकट होते हैं, विल बी कैंसल्ड बाई डेट स्टैम्प, उन्हें दिनांक मोहर के साथ कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। विल बी कैंसल्ड बाई रेड इंक, उनको लाल स्याही द्वारा कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। विल नॉट बी कैंसल्ड, उनको रद्द नहीं किया जाना चाहिए। या इनमें से कोई भी नहीं, तो उनको रद्द आपने नहीं करना है। विल नॉट बी कैंसल्ड कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से ही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाइल प्रीपेइंग पोस्टेज चार्जेस पब्लिक आर एडवाइज्ड टू यूज, डाक शुल्क का पूरा भुगतान करते समय जनता को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स, बड़ी संख्या में कम मूल्य के डाक टिकटों का प्रयोग, लो एंड हाई वैल्यू स्टैम्प्स, कम और उच्च मूल्य के डाक टिकटों का, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स बाय यूजिंग पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ एप्रोप्रिएट हाई डिनोमिनेशंस, उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के कम डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स बाय यूजिंग पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ एप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन, उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के कम डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है कि मान लीजिए एक डाक वस्तु आपने भेजनी है, उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस आपके लगने हैं 10 रुपये। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपके पास है कि 5-5 रुपये के आप 2 डाक टिकट लगाएं, दूसरी ऑप्शन क्या आ जाएगी कि 1-1 रुपये के आप 10 डाक टिकट उसके ऊपर लगाएं। अब इसके ऊपर अगर आपने 10 डाक टिकट लगाने होंगे तो क्या आपके लिए बाकी चीज़ों के लिए जगह बचेगी? आप सेंडर का एड्रेस कहाँ पर लिखेंगे, आप एड्रेसी का एड्रेस कहाँ पर लिखेंगे? नहीं जगह बचेगी। तो आपको क्या सलाह दी जाएगी कि आप 5-5 रुपये के 2 डाक टिकटों का प्रयोग करें जो इतनी सी जगह में आ जाएंगे और बाकी जितनी भी इंडिकेशंस देनी है, चाहे पता लिखना है, उसके लिए जगह बच जाएगी। तो ये आपको सलाह दी जाती है कि आप न्यूनतम संख्या में उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के डाक टिकटों का प्रयोग करके डाक शुल्क का भुगतान करें। आगे आपके पास जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स आर डिफाइंड इन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग के लिए जो सामान्य नियम है, डाक टिकट लगाने का तरीका है, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस खंड में इनको परिभाषित किया गया है? तो कहाँ पे इनको परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है? रूल नंबर आपके 15 to 25 में किया गया है। तो यहाँ पे इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। आगे चलते हैं, दी पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज, तो ये हमने कर लिया कि जो आपकी सीलिंग बैग्स होती है उसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, ठीक है, ये वाला भी हो चुका है। तो आज की वीडियो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
और अगर आपको इनमें से सभी क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा प्रमोशन लेने से। आपकी अगर तैयारी यहाँ से आपको नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पोस्टमैन, MTS या फिर PA से, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज हमें कर सकते हैं, तो इनकी PDF फाइल्स भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी जितनी भी थ्योरी रहती है वो आपको करवाई जाती है, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाया जाता है, डेली आपके एग्जाम लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको करवाए जाते हैं, तो आपकी तैयारी जो है बेहतर करवाई जाती है और आप एग्जाम आसानी से फिर क्लियर कर पाते हैं। तो ज़रूर आप जुड़ के हमारे साथ उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।